फ्रेंड्स, जब रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो बाजार बहुत ही तेजी से गिरा। यानी सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हुए और हमारा यहाँ बाजार भी कम से कम 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट कर बैठा। लेकिन उसके बाद में फिर शानदार बाउंस बैक भी देखा। करीब एक झटके में 6,000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद में फिर बाजार में अप डाउन का दौर शुरू हो गया। एक तरफा कोई तेजी नहीं बन रही है, न गिरावट हो रही है। एक ही जगह पे बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिखा दे रहा है। इसके क्या पीछे वजह है, क्यों बाजार में तेजी नहीं बन रही है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर बाजार के अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से हमें अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर में निवेश करना चाहिए जिससे आने वाले समय में अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सके, और कौन से ऐसे शेयरों में दाव लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। बाजार के लिए क्या निगेटिव बातें हैं और क्या पॉजिटिव बातें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत हुई 57,801 पर और लो बना है 57,100 का। अच्छी बात यह रही कि 57,000 के स्तर को आज नहीं तोड़ा है इसने, और जो तेजी बनी तो ये 57,845 के हाई पर भी चला गया। अंत में 57,362 पर क्लोजिंग दी। 233 पॉइंट की तेज गिरावट हमें देखने को मिली। 0.41%, यानी आधा प्रतिशत की गिरावट थी सेंसेक्स में। अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स देखे तो निफ्टी बैंक में 0.33% की गिरावट थी। निफ्टी ऑटो में 0.56% की गिरावट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.33% की गिरावट। निफ्टी एफएमसीजी में 0.77% की गिरावट। निफ्टी आईटी करीब 1% डाउन। निफ्टी मीडिया में जरूर थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली, यानी मामूली कहने के लिए 0.04% की तेजी। निफ्टी मेटल में 0.03% की मामूली सी तेजी। निफ्टी फार्मा में 0.86% की गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक में शानदार करीब आधा प्रतिशत की तेजी थी, यानी 0.49% अप था। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.31% की गिरावट। निफ्टी रियलिटी में देखें तो अच्छी खासी तेजी थी 1.22% की। तो बाजार का आज विनर था निफ्टी रियलिटी। यहाँ पे जो बाजार के सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड, उनका रुझान एक तरफा नहीं बन पा रहा है। अगर आप देखोगे आंकड़े तो म्यूचुअल फंड ने 15 मार्च को 494 करोड़ रुपये का माल बेचा। 16 मार्च को उन्होंने 499 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 17 मार्च को फिर से उन्होंने 919 करोड़ रुपये का माल बेच के 21 मार्च को 420 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 22 मार्च को उन्होंने 56 करोड़ रुपये का माल बेचा। अब आप देखो, एक दिन वो खरीदते, दूसरे दिन माल बेचते। अब ये जो उनका रुझान बना हुआ, इससे बाजार में तेजी की संभावना नहीं बन पा रही है। अगर डीआई की हम बात करें, 17 मार्च को उन्होंने 678 करोड़ रुपये का माल बेचा। 21 मार्च को उन्होंने 252 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 22 मार्च को फिर से उन्होंने 602 करोड़ रुपये का माल बेचा। 23 मार्च को 294 करोड़ रुपये का माल बेचा। तो 24 मार्च को उन्होंने 291 करोड़ रुपये की अच्छी खासी खरीदारी की, और आज भी ये खरीदार है। तो यही बात है कि 2 दिन उन्होंने बिकवाली की, 2 दिन खरीदारी की। इस वजह से वो बाजार का जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और जिस दिन अगर डीआई खरीदारी करते हैं तो उस दिन एफआई बिकवाली करते हैं, और यही वजह है कि बाजार में हमें तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है। अब अगर हम एफआई के आंकड़े देखें तो 17 मार्च को उन्होंने $70 मिलियन का माल उन्होंने खरीदा। 21 मार्च को उन्होंने $411 मिलियन माल खरीदा। लेकिन 22 मार्च को उन्होंने $376 मिलियन का माल बेचा। 23 मार्च को फिर से उन्होंने $94.89 मिलियन की खरीदारी की। 24 मार्च को $117 मिलियन की खरीदारी की। आज उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो यही बात है कि जब डीआई खरीदारी करते हैं तब एफआई बेचते, एफआई खरीदारी करते तब डीआई बेचते। इस वजह से हमें बाजार में बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। अब आज की बात करें तो 25 मार्च को एफआई ने करीब 6,543 करोड़ रुपये का खरीदारी किया है, लेकिन सामने 8,050 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी। तो उनकी बिकवाली हुई आज करीब 1,507 करोड़ रुपये की। लेकिन सामने डीआई की बात करें तो 5,969 करोड़ रुपये का उन्होंने नया निवेश किया है। सामने उन्होंने 4,596 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने 1,373 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। तो आज बायर बने हैं डीआई, लेकिन सामने बड़े सेलर बने हैं एफआई, और इसी वजह से बाजार में हमें जो माहौल बनना चाहिए पॉजिटिव वो बन नहीं पा रहा है। ये है इसके पीछे वजह। फिलहाल डाउ जोन तो अभी खुला नहीं है। नेस्डैक की बात करें तो 14,191 पर है, जहाँ पे 1.93% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2075 के स्तर पर है, 1.13% की तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक्सओई में आज करीब 0.44% की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे बाजार की अगर हम वॉल्यूम टॉपर्स देखें तो अदानी पावर निकल कर आया पूरे बाजार में आज
जिसने शानदार तेजी बताई है करीब 8.36% की। सेकंड L&T फाइनेंस होल्डिंग है जिनकी 3.94% की शानदार तेजी बनी है। तीसरे नंबर पे वॉल्यूम के मामले में आइडिया था जहाँ पे 0.49% की गिरावट हुई। IDFC फर्स्ट बैंक चौथे नंबर पे जहाँ पे 0.62% की गिरावट रही। और फिफ्थ नंबर पे JP पावर वेंचर्स है जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। अगर वैल्यू टॉपर्स देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल के आया जिसने शानदार आज तेजी दिखाई है, गिरावट के बावजूद भी 0.67% की तेजी थी और इसी वजह से बाजार में आज हमें बड़ी गिरावट से बचा लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पॉजिटिव नहीं होता तो हमें कम से कम 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती थी। सेकंड नंबर पे टाटा एलेक्सी है जो शानदार 10.93% की तेजी दिखाते हुए आज विनर बना है। अदानी पावर तीसरे नंबर पे था जब 8.36% की तेजी। HDFC बैंक 0.81% डाउन के साथ में चौथे नंबर पे रहा और JSW स्टील पांचवें नंबर पर था जहाँ पे 0.87% की तेजी देखने को मिली। तो ये वैल्यू टॉपर थे। अब बाजार के विनर जो निकल कर आए जो पॉजिटिव थे यानी बजाज ऑटो 1.97% की तेजी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स में 1.34% की तेजी। JSW स्टील 0.87% की तेजी। डॉक्टर रेड्डीज लैब 0.76% अप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.74% अप। तो ये थे विनर। लूजर भी थे कुछ। टाइटन कंपनी 3.61% की गिरावट। टेक महिंद्रा में 2.42% की गिरावट। मारुति सुजुकी में 1.87% की गिरावट। सिप्ला 1.51% डाउन। IOCL 1.49% डाउन। तो ये थे लूजर बाजार के। गोल्ड की प्राइस देखें तो फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी है जो हमारे लिए चिंताजनक बात है बाजार के लिए। फिलहाल 53,515 पर आ चुका है गोल्ड। अगर इसकी परफॉर्मेंस को हम देखें तो 23 मार्च को ये 53,245 पर था और 24 मार्च को ये 53,395 पर चला गया और अभी फिलहाल बढ़ते हुए करीब 53,500 के आसपास पहुंच चुका है। तो लगातार थोड़ी थोड़ी प्राइस गोल्ड की बढ़ रही है जो हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। रुपीज़ की बात करें तो डॉलर के सामने रुपीज़ मजबूत है। फिलहाल 76.24 की प्राइस है। आज इसकी प्राइस अगर हाई में हम देखें तो 76.60 23 मार्च को चली गई थी, फिर थोड़ी सी नीचे आई है तो फिलहाल दबाव है। 24 मार्च को ये 76.41 पर थे। तो इस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ है वापस डॉलर के सामने। थोड़ी सी राहत हमें क्रूड ऑयल से भी मिली है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल 116 पर है जहाँ पे 1.75% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुछ नरमी बनी हुई है और ये नरमी ही बाजार के लिए एक शुभ संकेत हो सकती है क्योंकि ऑयल नीचे रहेगा तभी बाजार में पॉजिटिव माहौल बन सकता है, वरना जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो फिर बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर आप बाजार के गिरने वाले शेयर और बढ़ने वाले शेयरों का रेशियो देखोगे तो आपको बाजार में गिरने वाले शेयर ज़्यादा दिखेंगे और जो बढ़ने वाले शेयर है वो मात्र आपको सिर्फ यहाँ पे 8 दिखाई देंगे। बाकी सारे के सारे शेयर आज रेड थे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। एक अच्छी बात बाजार के लिए निकल कर आई है, खुशखबरी है। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये जो इक्विटी इन्वेस्टर का जो आंकड़ा है वो 10 करोड़ को पार कर गया है। लगातार कोरोना के बाद लोगों का रुझान बढ़ा है इक्विटी मार्केट की तरफ और काफ़ी ज़्यादा निवेश आ रहा है। ये हमारे बाजार के लिए अच्छी बात है। नए निवेशक अगर बाजार में आएंगे तो फिर बाजार को और मजबूती मिलेगी। फिलहाल बाजार पूरी तरह से बड़े फंड हाउस और FI के ऊपर निर्भर है। अगर रिटेल निवेशक भी बढ़ेंगे तो बाजार में फिर वो भी अपना एक वजन दिखाएंगे, उसकी वजह से बाजार में पॉजिटिव माहौल बन सकता है, न कि FI और DI के भरोसे में बैठना पड़ेगा। तो जो बाजार के लिए नए इन्वेस्टर आए हैं इसके लिए बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में और निवेशक बढ़ेंगे बाजार में। एक और अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, रूस में इन्फोसिस का कामकाज शुरू है और अब यहाँ पे ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री है जो भारतीय मूल के हैं उनकी वाइफ इन्फोसिस में उनका हिस्सा है क्योंकि वो नारायण मूर्ति की बेटी है और ये इनके दामाद है। नारायण मूर्ति के जो इन्फोसिस के फाउंडर है तो की वाइफ का हिस्सा रूस इन्फोसिस में और इन्फोसिस का कामकाज अभी भी रूस में चल रहा है। इस वजह से ब्रिटेन में नाराज़गी है मंत्री को लेकर कि आपने इसमें अभी तक आपकी हिस्सेदारी आपकी कंपनी ने रूस में कारोबार बंद क्यों नहीं किया, जबकि बहुत सारी कंपनी ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया लेकिन इन्फोसिस का कामकाज अब भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मेरी वाइफ ब्रिटेन की सांसद नहीं है, वो स्वतंत्र है। अगर वो उनकी कंपनी वहाँ पर चल रही है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है इन्फोसिस के अंदर, उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर किया है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो एक और अपडेट निकल के आ रही है, जितनी भी टेक कंपनियां वो अपनी मर्जी से बार कानून को ब्रेक करते रहते हैं, इसीलिए यूरोपीय यूनियन डिजिटल मार्केट एक्ट लाने वाली है जिसके तहत जो बार बार नियम तोड़ेगा उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आने वाले समय में IT कंपनियों की लगाम कसी जा सकती है। और अब अगर हम देखें निफ्टी 50 की क्या संभावना बन रही है तो फिलहाल निफ्टी 50 17,153 पर है। अगर आगे पॉजिटिव माहौल बना तो कहाँ तक जाएगा और गिरावट में कहाँ जाएगा तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ से अगर निफ्टी 50 गिरता है
तो 17,112 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा था, फिर 17,001 का स्तर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी नहीं रुका निफ्टी 50, तो फिर 16,911 का स्तर हमें देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 17,312 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,402 का स्तर देखने को मिल सकता है, और वहाँ तक अगर निफ्टी 50 पहुँचा तो फिर 17,513 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 17,500 के पार है, और अगर माहौल गड़बड़ हुआ तो फिर ये 17,000 के अंदर जा सकता है निफ्टी 50, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी फिलहाल बाजार में आपको बाजार अभी एक दायरे में ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे में आपको लार्ज कैप में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए, एक साथ ना करें, क्योंकि रसिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, 30 दिन लगभग हो चुके हैं, युद्ध रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा कम निवेश करना चाहिए, लगातार निवेश ज़्यादा न करें, और वो भी सिर्फ लार्ज कैप में करें। आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल जैसे ही बन जाएगा और FIDI लगातार खरीदारी शुरू करेंगे, तभी आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।